हिमाचल प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा। सभी पार्टियों के नेता प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदरनगर में की चुनावी रैली। कहा, कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को कभी नहीं प्राथमिकता दी। हिमाचल लगातार पीछे होता चला गया। पीएम सोलन में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की पहली सूची। राज्य में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा संपन्न। राष्ट्रपति ने रबंगला में तथागत स्थल पर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं और स्व सहायता समूहों के सदस्यों से की बातचीत। दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार बनी हुई है जहरीली। वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 500 के करीब पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से मास्क पहनने का किया आग्रह। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी। अमेरिका ने की यूक्रेन को अतिरिक्त सुरक्षा सहायता के रूप में लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा। कहा, अतिरिक्त सुरक्षा सहायता के रूप में यह पैकेज यूक्रेन की सर्वाधिक आवश्यक जरूरतों को करेगा पूरा। सिडनी में आईसीसी T20 विश्व कप में ग्रुप ए के सुपर 12 के मुकाबले में इंग्लैंड का श्रीलंका से मुकाबला जारी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 142 रन का लक्ष्य दिया। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि श्याम सरन नेगी जी का दुखद निधन हो गया है। 106 वर्षीय नेगी जी ने 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। अभी 2 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट दिया था। ये बात हर देशवासी को प्रेरित करेगी। मैं बहुत ही भावुक मन से श्याम सरन नेगी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता और कल्पा किन्नौर के रहने वाले श्याम सरन नेगी जी के दुखद निधन की भी खबर मिली। 106 वर्षीय नेगी जी ने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। 2 नवंबर को ही ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिया था। जाने से पहले भी उन्होंने मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया। ये बात हर देशवासी को, खास करके मेरे युवा मतदाताओं को, हर नागरिक को सदा सर्वदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी और हिमाचल लगातार पीछे होता गया। बीच बीच में यहां बीजेपी की सरकार बनी तो कुछ काम आगे बढ़ा। जुबान की कीमत होती है और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की जुबान जनता जनार्दन को समर्पित होती है, जनता जनार्दन के लिए संकल्पित होती है। भाइयों, 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने की वजह से हमारे रिटायर्ड फौजी साथियों की जेब में, उनके परिवार के पास पहले जो पेंशन जाता था उससे अतिरिक्त और 60,000 करोड़ रुपया मेरे इन फौजी परिवारों के जेब में गए। भाइयों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस दशकों तक तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ की नीति पर चली है। आजादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस दशकों तक तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ, यही उनकी रीति थी, यही उनकी नीति थी। और आइए अब सीधे चलते हैं हिमाचल के सोलन, जहां पीएम विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं पीछे नहीं रहे और उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में दोबारा आपने आशीर्वाद दिया। साथियों, हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं, वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है। लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य, उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना। और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि भाई क्या करना है, काम करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो ये हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है, तो वो कुछ करते भी नहीं है। इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है भाइयों। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, उनकी पूरी टीम ने 5 साल के लिए जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि मेरी आज ये दूसरी सभा है। इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले, बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है भाई। हिमाचल में भाजपा सरकार अपने कार्यों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। और साथियों, हम ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं, और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। हिमाचल को ऐसे हर स्वार्थी समूह से खुद को बचाकर रखना है, इनके खेल से खुद को बचाकर रखना है। आप देखिए साथियों, केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो देश ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिनका इंतजार
देशवासियों को बरसों से था। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो आतंकवाद, नक्सलवाद काबू में आए, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई। इसलिए स्थिर सरकार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और उसमें बड़ी भूमिका देश के छोटे राज्य की भी है। साथियों, हिमाचल के लोग जानते हैं कि भाजपा किस तरह यहां के विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हम पहाड़ के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने पर, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर, यहां के औद्योगिक विकास पर, टूरिज्म बढ़ाने पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिए नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और ऊना में बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे हैं। हिमाचल में लगने वाले हर प्रोजेक्ट में 100 में से 90 रुपये आज केंद्र की भाजपा सरकार दे रही है। भाइयों, भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर ये है तो इसमें हिमाचल की हिस्सेदारी कई गुना बढ़े, हम ये प्रयास कर रहे हैं। साथियों, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, चंबाघाट, इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार देना डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। टूरिज्म उद्योग हो या फिर खेती से जुड़े उद्योग हो, इसके लिए आवश्यक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बिलासपुर में एम्स के बनने से इस क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म भी बहुत बल मिलने वाला है, बहुत ताकत आने वाली है। परवाणु, सोलन, कैथलीघाट, शिमला, इस बाईपास से यहां के पर्यटकों को सुविधा होने वाली है। पिंजौर, बद्दी, नालागढ़ 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तो औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथियों, सोलन से लेकर शिमला तक ये पूरा क्षेत्र वैसे भी शिक्षा और स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में विकसित हो रहा है। डबल इंजन सरकार इसी ताकत को बढ़ावा देगी ताकि हिमाचल आत्मनिर्भर बने, हिमाचल विकसित बने। भाइयों और बहनों, सोलन हो, शिमला हो, सिरमौर हो, ये फल और सब्जी की टोकरी कहे जाते हैं। यहां अधिकांश छोटे किसान हैं, छोटे बागवान हैं। कांग्रेस के लोग किसानों और बागवानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास हमेशा नागरिकों को धोखा देना, युवाओं को धोखा देना, बहन बेटियों को धोखा देना, वैसे ही किसानों को भी धोखा देना। कांग्रेस ने कभी देश के छोटे किसानों की परवाह नहीं की। जिस कर्ज माफी का कांग्रेस ने ढिंढोरा पीटा, उसमें भी कांग्रेस ने खेल कर दिया। उसका लाभ छोटे छोटे किसानों को बिल्कुल हुआ नहीं, नाम मात्र का भी नहीं हुआ। जबकि भाजपा सरकार छोटे किसानों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हिमाचल के किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 2000 करोड़ रुपए इस छोटे से राज्य के अंदर, और इसका लाभ हिमाचल के 9 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को हुआ है। 9 लाख किसानों के जेब में 2000 करोड़ रुपया पहुंचना यानी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव की ताकत लेके आता है। साथियों, हम हिमाचल के फल सब्जी सेक्टर में सहकारिता को बढ़ावा देने पर भी फोकस कर रहे हैं। किसान उत्पादक है, वही भंडारण का, कोल्ड स्टोरेज का मालिक भी हो और फूड प्रोसेसिंग कारखानों में हिस्सेदार भी हो, इस पर हम बल दे रहे हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। सैकड़ों छोटे छोटे किसान, बागवान मिलकर बड़ी ताकत बने, इसके लिए नाबार्ड से करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं।
दिसंबर 8 के बाद जब फिर डबल इंजन सरकार काम संभालेगी, उसके बाद इस काम को और ज्यादा गति दी जाएगी और तेज किया जाएगा। यहां के सेब, यहां की सब्जियां, यहां का दूध किसान रेल से बहुत कम भाड़े में देश के बड़े बड़े बाजारों तक पहुंचे, इसके लिए भी काम चल रहा है। साथियों, हम कैसे किसानों का, बागवानों के हित की चिंता करते हैं, इसका एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। दुनिया में पहले कोरोना के कारण और फिर लड़ाई के कारण खाद के दाम, फर्टिलाइजर के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन डबल इंजन सरकार ने किसान पर बोझ नहीं पड़ने दिया। आपको जरा सुनना चाहिए और इन चीजों को याद रखना चाहिए भाइयों। शायद आप तक ये बात पहुंची नहीं होगी। आज यूरिया की एक बोरी हमें बाहर से लाना पड़ता है, विदेशों से हमारे किसानों के लिए लाना पड़ता है। एक बोरी हम 2000 रुपये में लाते हैं, लेकिन हमारे किसानों को कितने में देते हैं? 2000 की यूरिया की बोरी मेरे किसानों को 270 रुपये से भी कम रुपयों में दी जाती है। सोलन से आप देख रहे थे प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार वहां पर रिवाज बदलेगा हिमाचल प्रदेश में और दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी। जिस तरह के विकास काम वहां पर किए गए हैं उसे देखते हुए हिमाचल में जो एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है, बल्कि उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिस तरह से एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है उससे जनता का नज़रिया अब बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। रैली स्थल तक पहुंचने वाली सड़क के दोनों ओर मंडी निवासियों ने बड़ी संख्या में खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत किया। बिलासपुर के बहिरा जट्टा में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। इस दौरान एक जनसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में आई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, तभी हिमाचल प्रदेश का हक मारा गया था। जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल को आज वो मिला है जिसकी लोग कभी कल्पना नहीं करते थे। पहले यहाँ इलाज से लोग वंचित रहते थे, आज यहाँ एम्स हैं। आपने मनमोहन जी की सरकार ला दी, अटल जी की सरकार चली गई, आपका हक मारा गया। आज वो सौभाग्य की घड़ी आई है कि आपको वो मिला जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस बात को हमको समझना, एक बल्क ड्रग पार्क 2000 करोड़ रुपए का ऊना में स्टैब्लिश हुआ है। यह दुनिया में हिमाचल प्रदेश को ड्रग के दृष्टि से, दवाई के दृष्टि से दुनिया के नक्शे पे खड़ा कर देगा हिमाचल प्रदेश को 2 साल के अंदर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज शिमला में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख रोजगार देंगे। साथ ही घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी बात है। इसके अलावा हर घर लक्ष्मी के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 विधानसभा सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण के लिए 14 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा।
कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पोरबंदर निर्वाचन क्षेत्र से अर्जुन मोडवाडिया को टिकट दिया है, जबकि राजकोट से हितेश भाई एम वोरा को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर मितेश गरासिया झालोद से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जा रहे हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से भी मुलाकात की। बता दें कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास सामुदायिक सेवा के कार्यों में हमेशा से ही अग्रणी रहा है। पीएम मोदी ने अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के रसोई घर का भी दौरा किया, जहां सैकड़ों लोगों के लिए लंगर बनाया जाता है। पीएम मोदी ने राधा स्वामी, उनके साथ राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज सिक्किम के नामची हेलीपैड पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने स्वागत किया। नामची से लगभग 5 किलोमीटर दूर सोलोफोक पर्वत पर स्थित सिद्धेश्वर धाम पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने सिद्धेश्वर धाम परिसर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए रीलुकनी बुनाई, थंका पेंटिंग, कालीन और हथकरघा उत्पादों के स्टॉल का जायजा लिया। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता 106 वर्षीय श्याम सरन नेगी को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनके पैतृक स्थान कल्पा में किया गया। शनिवार तड़के 2 बजे श्री नेगी का निधन हो गया था। श्री नेगी 106 वर्ष के थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 नवंबर को अपना वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डाला था। बता दें कि स्वर्गीय श्याम सरन नेगी ने रिकॉर्ड 34 चुनावों में मताधिकार का प्रयोग किया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी पार्टियों के नेताओं ने दुख प्रकट किया है। इससे पहले श्याम सरन नेगी के निधन पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने शोक व्यक्त किया। आयोग ने बयान में कहा कि हम राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए सदा आभारी हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चादर में लिपटी है। दूर तक फैला धुएं और धुएं का गुबार लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण दिनों दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। राजधानी दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है, तो वहीं एनसीआर में भी हवा जहरीली हो गई है। दमघोटू हवा के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं। हालात ये है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 500 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक 445 दर्ज किया गया है, जो काफ़ी गंभीर श्रेणी में है। आईआईटी दिल्ली में PM10 का स्तर 294 दर्ज किया गया है और PM 2.5 का स्तर 376 हुआ है। पूसा में PM10 का स्तर 374 और 2.5 438 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया। इस बीच वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्राथमिक स्कूल आज से बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों की सम विषम योजना लागू करने पर भी
विचार कर रही है। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। सरकार ने निजी दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम मोड पर जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।